हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसके लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम आप जो पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराएंगे उसके लिए कुछ चार्ज लगता है क्या, या आप लोगों से कुछ लोग बोल रहे हैं कि चार्ज लगता है हमारा नाम लेकर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चार्ज नहीं लगता है। हर एक नोट्स आपको जो भी पीडीएफ नोट्स मिलेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें और हर एक सब्जेक्ट के आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे। ठीक है, तो आप लोगों से जो कह रहे हैं कि नहीं उसके लिए आपको कुछ चार्ज देना रहेगा, तो उनसे सावधान रहें और किसी को भी कोई भी चार्ज मत दीजिएगा, कोई भी पैसा मत दीजिएगा, क्योंकि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। ठीक है, तो चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी तो आप लोग खुद ही होशियार हो, समझदार हो और चीज़ों को समझते हैं। और बाकी तो हमसे ऐसा तो है नहीं कि देखिए हम आपसे अपनी बात कह लेते हैं क्लास के माध्यम से, आप अपनी बात हमसे कह लेते हैं कमेंट के माध्यम से। तो हम लोगों में ऐसा तो है नहीं बहुत ज़्यादा दूरियां हैं ही नहीं है, बिल्कुल भी दूरियां नहीं है। तो जो भी डाउट हो, जो भी क्लियर करना हो, तो वो आप लोग कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो और आपका एक क्वेश्चन और भी अथवा करके हो सकता है कि बुद्धि परीक्षण का क्या तात्पर्य है, इसे कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन हो जाए, अथवा करके आ जाए, तो आंसर तो आपको एक ही लिखना है ना। तो बुद्धि परीक्षण किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने के लिए अनेक प्रकार की बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया है। मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर विभिन्न बुद्धि परीक्षण बनाए। इनको मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया गया है: व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण, यह परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है। इसका आरंभ बिने ने किया, और बिने ने कब किया? तो 1905 ईस्वी में किया। कब किया? तो 1905 ईस्वी में। और व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण नाम से ही पता चल रहा है कि व्यक्ति पर, यानी व्यक्तित्व यानी एक ही व्यक्ति पर, है ना। और सामूहिक यानी समूह में, है ना, ग्रुप में बहुत सारे लोग। समूह का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोगों का एक झुंड, यही तो होता है ना। अगर आप इस तरह से इसको समझें तो यहाँ पे देख लेते हैं। यह परीक्षा एक समय में अनेक व्यक्तियों की ली जाती है। इसकी शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुई। ये कारण था कि सरकार मनुष्यों की मानसिक योग्यता के अनुसार उसके सेना में सैनिक अफसरों व कर्मचारियों के अन्य पदों पर नियुक्त करना चाहती थी। व्यक्तित्व व सामूहिक दोनों प्रकार के परीक्षणों के दो रूप हो सकते हैं। तो एक हो सकता है भाषात्मक, दूसरा हो सकता है क्रियात्मक। अब भाषात्मक परीक्षण किसका होता था और क्रियात्मक परीक्षण किसका होता था, वो भी हम इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भाषात्मक परीक्षण, इसमें भाषा के प्रयोग द्वारा अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती थी। इसका मुख्य उद्देश्य कि व्यक्ति को लिखने का कितना ज्ञान है, इसके प्रश्नों के उत्तर लिखकर, गोला बनाकर, गुणा बनाकर या रेखांकित करके देने होते थे। भाई भाषात्मक परीक्षण कौन दे सकता है? अभी आपको जब लैंग्वेज का पता होगा, जब आप पढ़े लिखे होंगे, तभी तो आप भाषात्मक परीक्षण दे पाएंगे, और जब आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आप नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से ये भाषात्मक परीक्षण हो जाता है। तो इसमें इस परीक्षा में निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं: अंकगणित के प्रश्न, व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर, समानार्थी या विलोम शब्द, बेतरतीब शब्दों के तरतीब या क्रम में लिखना। यानी क्या होता है, जैसे कोई चीज़ लिखना होता है, जैसे हम छोटे बच्चों को देते नहीं कि इधर से उधर अक्षर कर दिए, फिर उसको एक सीरियल में लगाना। फिर उसके बाद है क्रियात्मक परीक्षण। इन परीक्षणों का प्रयोग उन व्यक्तियों पर किया जाता है जिनको भाषा का ज्ञान क्या होता था? कम होता है, या जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। इसके द्वारा मूर्त बुद्धि का पता लगाया जाता है। इस परीक्षण में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है और परीक्षार्थियों को समस्यापूर्ण कार्य करने को दिए जाते हैं, यथा चित्र के बिखरे हुए टुकड़ों को क्रम में लगाकर चित्र पूरा करना, किसी दिए हुए चित्र में असंभव बात को बताना, तिकोनी, चौकोर व गोल वस्तुओं को रखकर आकृतियों को पूरा करना, भूल भुलैया से होकर बाहर जाने का मार्ग बताना आदि ये परीक्षण हो जाता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, किन्हीं दो बुद्धि परीक्षणों के नाम लिखिए या प्रमुख बुद्धि परीक्षणों के नाम लिखिए। यहाँ पे हो जाता है व्यक्तित्व भाषा परीक्षण, और आपका हो जाता है
इसमें बिने साइमन स्केल और स्टैनफोर्ड बिने स्केल आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। व्यक्तित्व क्रियात्मक परीक्षण तो पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण और वेशलर वैल्यू टेस्ट। सामूहिक भाषात्मक परीक्षण आर्मी अल्फा टेस्ट और सेना सामान वर्गीकरण टेस्ट। सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण तो आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे हो जाता है विभिन्न आयु वर्ग के लिए निर्मित परीक्षणों के द्वारा हम बालक की बुद्धि का पता लगाकर उसके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। इसी कारण से बुद्धि परीक्षण शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं। यथा सर्वोत्तम बालक का चुनाव करने में, पिछड़े बालकों का चुनाव करने में, अपराधी या समस्यात्मक बालकों का सुधार करने में, बालकों का वर्गीकरण करने में, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं का ज्ञान करने में, बालकों की क्षमता के अनुसार कार्य करने में, बालकों की व्यावसायिक योग्यता का ज्ञान कराने में, बालकों की भावी सफलता का ज्ञान करने में, अपव्यय का निवारण कराने में, राष्ट्र के बालकों की बुद्धि का ज्ञान करने में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाता है कल्पना से आप क्या समझते हैं। तो कल्पना वो वाली नहीं जो आपके क्लास में पढ़ती है, जो आपकी बेंच के पीछे बैठती है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा हंसना था। चलिए हम लोग कल्पना के बारे में जान लेते हैं। मानव विकास तथा उसकी उन्नति एवं प्रगति का आधार कल्पना है। नवीनतम आविष्कार, साहित्य रचना, सिद्धांतों का प्रतिपादन, भौतिक वस्तुओं का निर्माण तथा अन्य मानव उपलब्धियां सृजनात्मक कल्पना का ही परिणाम है। कल्पना का मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है, यानी चिंतन, तर्क आदि क्रियाओं का आधार है। अर्थ एवं परिभाषा। कल्पना एक मानसिक क्रिया है जिसमें विगत अनुभवों के या उनके वस्तुओं को जो हमारे सामने नहीं होती है नए रूप में संगठित करके उनका पुनः स्मरण करते हैं। अतः किसी वस्तु की अनुपस्थिति में उसका नए रूप में मानसिक चित्रण ही कल्पना है। ठीक, कल्पना के संदर्भ में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्नांकित हैं। मैकडूगल के शब्दों में हम कल्पना या कल्पना करने की उचित परिभाषा अप्रत्यक्ष बातों के संबंध विचार करने के रूप में कह सकते हैं। रायबर्न के शब्दों में कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का नए रूप से प्रयोग करते हैं। अब कल्पना में देखिए, जब हम कल्पना में चले जाते हैं, कल्पना करते हैं किसी चीज़ की, तो क्या से क्या हम सोच डालते हैं, क्या से क्या हम कल्पना कर डालते हैं, है ना। कल्पना के प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए। तो मैकडूगल ने कल्पना के कुछ प्रमुख प्रकार बतलाए हैं जो निम्नांकित है। सृजनात्मक कल्पना। इस कल्पना का सृजन से सीधा संबंध होता है। इसी कल्पना के आधार पर चित्रकार चित्र, कवि कविता, लेखक लेखन करता है। आदानात्मक कल्पना। बालक जब दूसरे के कथन या कल्पना के आधार पर कल्पना करता है तो यह कल्पना आदानात्मक कल्पना कहलाती है। कार्य साधक कल्पना। ज्ञान का विकास इसी कल्पना के आधार पर होता है। इसी प्रकार की कल्पना जटिल समस्याओं के हल में सहायक है। रसात्मक कल्पना। इस प्रकार की कल्पना को सौंदर्यात्मक कल्पना भी कहते हैं। इसके दो प्रमुख प्रकार हैं। कलात्मक कल्पना। नाटक, कविता, कहानी, चित्र आदि इसी कल्पना के आधार पर बनाए जाते हैं। लेखक अपनी कृति की रचना इसी कलात्मक कल्पना के आधार पर करता है। मनोराज्यमयी कल्पना। इसी कल्पना के आधार पर एक लेखक अपनी कल्पना में स्वाभाविकता और नियंत्रण को भूलकर अपनी कल्पना तरंगों में गोते लगाता है। चिंतन का शिक्षा में क्या महत्व है। देखिए, चिंतन फिर से आ गया। आप देखिए, मनुष्य स्वभाव से ही चिंतनशील होता है। या चिंतन शक्ति ही मनुष्य के समस्त प्राणियों में उच्च स्थान प्रदान करती है। यह शक्ति उसे प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार चिंतन एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसमें कल्पना, स्मृति, तर्क, ध्यान, संवेदना आदि का समावेश होता है। सफल चिंतन के लिए तर्क अत्यंत आवश्यक है। अर्थ एवं परिभाषा। मनुष्य के सामने जब कोई समस्या आती है तब उस समस्या के समाधान के लिए उपाय सोचने लगता है। वह इस बात पर विचार करना प्रारंभ कर देता है कि समस्या का किस प्रकार समाधान किया जाए। इस प्रकार चिंतन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और समस्या का समाधान होती ही यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अतः चिंतन विचार करने की वह मानसिक क्रिया है जो किसी समस्या के साथ आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती रहती है। चिंतन के अर्थ को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। रॉस के शब्दों में
चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है और वैलेंटाइन के शब्दों में चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं चिंतन के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो चिंतन के प्रकार, चिंतन को 4 रूपों में विभाजित किया जाता है जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, यह वह चिंतन है जो वस्तुओं और परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण से संबंधित होता है। बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखता है या प्रत्यक्षीकरण करता है उसके संबंध में जो चिंतन होता है वो प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। कल्पनात्मक चिंतन, जब उद्दीपक वस्तु या पदार्थ उपस्थिति नहीं होता है उसकी कल्पना की जाती है। इसके अभाव में उसकी मानसिक प्रतिमा बनाकर इन प्रतिमाओं में संबंधित चिंतन कल्पनात्मक चिंतन कहलाता है। प्रत्यात्मक चिंतन, यह उच्च प्रकार का चिंतन है। इसकी बालक में तभी अभिव्यक्ति होती है जब बालकों में प्रतियों का निर्माण शुरू होता है। बालक में जितने ही अधिक प्रत्यय निर्मित होते हैं उतने ही अधिक प्रत्यात्मक चिंतन पाया जाता है। ऐसा चिंतन विचारात्मक चिंतन कहलाता है। स्थान, आकार, भार, समय, दूरी और संख्या आदि संबंधी प्रतियों बालकों में प्रारंभिक आयु स्तर पर ही बन जाते हैं। इन प्रतियों से संबंधित चिंतन भी प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। तार्किक चिंतन, यह अपेक्षाकृत सर्वाधिक उच्च प्रकार का चिंतन है। इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से होता है। अब देख लेते हैं आगमन एवं निगमन तर्क को समझाएं। निगमन तर्क की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। आगमन तर्क, इस तर्क में व्यक्ति अपने अनुभवों या अपने द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है। इसमें वह 3 स्तरों से होकर गुजरता है: निरीक्षण, परीक्षण और सामान्यीकरण। यथा जब माँ घर लौटने पर बच्चे को रोता हुआ पाती है तब वह उसके रोने के कारणों की खोज करके इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि भूख के कारण रो रहा है। इस प्रकार इस विधि में हम विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे भाई बच्चा रो रहा होता है तो माँ क्या कहती है कि ये भूखा है इसीलिए रो रहा है। तो ये चीज़ निगमन तर्क, इस तर्क में व्यक्ति दूसरों के अनुभवों, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है। यथा माँ को इस सिद्धांत में विश्वास है तो वह बच्चे को रोता देखकर तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुँच जाता है और उसे भूख लगी हो इसलिए उसे दूध पिला देती है। इस प्रकार इस विधि में हम यह सामान्य सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि उसे नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करके सिद्ध करते हैं। निष्कर्षतः ये दोनों तर्क एक दूसरे के विरोधी जान पड़ते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। ये तर्क कही जाने वाली एक ही क्रिया के अंतर्गत 2 प्रतिक्रिया हैं। तर्क और चिंतन को स्पष्ट कीजिए। तो तर्क और चिंतन का क्या, यानी तर्क का क्या अभिप्राय है ये स्पष्ट कीजिए। तर्क और चिंतन, क्वेश्चन कैसा भी आए आपको ऐसे ही लिखना है। अर्थ एवं परिभाषा, जब मनुष्य के सामने कोई समस्या होती है तो उसके समाधान की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में तार्किक चिंतन का उदय होता है। तर्क चिंतन का सर्वोत्कृष्ट रूप है। तर्क वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समस्या को हल करने के लिए वर्तमान परिस्थिति का निरीक्षण करके एक निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया जाता है। तर्क के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अग्रलिखित परिभाषा दी गई है। गेट्स के अनुसार तर्क फलदायक या उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्वानुभवों को नवीन रूप में तरीकों से पुनः संगठित या सम्मिलित किया जाता है। तर्क को विकसित करने की विधि बताएं। क्या स्वाभाविकता द्वारा तर्क का विकास संभव है? तो यहाँ पे देख लेते हैं तर्क विकास की विधियाँ। तर्क प्रक्रिया का प्रयोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए शिक्षा में किया जाता है। इससे जो निष्कर्ष ज्ञात होते हैं वे जन सामान्य के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। अतः बालकों में तर्क शक्ति के विकास के लिए अग्रलिखित विधियाँ हैं। दृढ़ निश्चय, शिक्षक को बालकों में आत्मविश्वास की भावना की वृद्धि करनी चाहिए जिससे वे जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने का दृढ़ निश्चय कर सकें। दृढ़ निश्चय में लगन, बुद्धि, उत्साह, क्रियाशीलता एवं आत्मविश्वास विकसित होता है जो तर्क शक्ति का आधार है। स्वाभाविकता का विकास, बालकों को तर्क की प्रेरणा आपसी बातचीत से मिलती है। परिवार के सदस्यगण जब आपस में विचार विमर्श करते हैं तो बालक भी अपनी राय देते हैं। हमें उनकी राय को नकारना नहीं चाहिए बल्कि उनकी स्वाभाविकता की प्रशंसा करनी चाहिए। इस प्रकार से विभिन्न राय में से एक राय समस्या का समाधान करती है जो बालकों के मस्तिष्क की उपज होती है। विद्वानों ने तर्क
प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए आगमन विधि को अधिक उपयुक्त बताया है। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताएं कि शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। तो प्रयास, जैसे हम कोई वर्क करना चाहते हैं तो उसमें हम बार बार प्रयास करते हैं। अगर हम उसमें सफल नहीं हो पाते तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार हमने किया और उसको वहीं पे छोड़ दिया, अरे अब हमसे नहीं हो रहा है, अब हम ये नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, बार बार हम प्रयास करते हैं, ये चीज़ सोचते हैं कहाँ पे हमसे कोई त्रुटि हुई है। अब देखिए त्रुटि की बात आ गई, जब आप प्रयास करेंगे तो उसमें त्रुटि भी होगी, और जब त्रुटि होगी तो आप ये भी सीखेंगे कि ये गलतियां हमने करी थी, अब ये गलती नहीं करेंगे जिससे हमको सफलता मिलेगी। और असफलता क्यों हमें मिल रही है, क्योंकि हम जैसे मान लीजिए कोई हम एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें हम एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो अब क्या आप उसको छोड़ देंगे? छोड़ेंगे नहीं, आप ये सोचेंगे, मंथन करेंगे कि हमने हमारी चूक कहाँ पे हो रही है, कौन सा टॉपिक हमारा क्लियर नहीं हो रहा है। तो जब आप उसको ढूंढ लेंगे तो आप फिर से प्रयास करेंगे, और जब प्रयास करेंगे तो जो उसमें त्रुटियां थी अब वो कम होंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप प्रयास करते रहेंगे, एक टाइम ऐसा आने के बाद कि कोई भी त्रुटि नहीं रह जाएगी और उसमें आप सफल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका हो जाता है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे। सीखने में यह सिद्धांत भी अपना विशेष महत्व रखता है। थॉर्नडाइक का विश्वास है कि चूहे तथा बिल्ली की तरह बालक भी प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखते हैं। बालक इस सिद्धांत के अनुसार चलना, बोलना तथा भोजन करना सीखते हैं। सिद्धांत का सार, इस प्रकार के सीखने को हम सफल प्रतिक्रियाओं के चुनाव के द्वारा सीखने की विधि भी कहते हैं। इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करना सीखता है तो उसमें आरंभ में त्रुटियां होती हैं, परंतु बार बार प्रयत्न करने पर व्यक्ति उसमें करना सीख जाता है। सीखना जो इस प्रकार संभव है त्रुटि और प्रयास से सीखना कहलाता है। वुडवर्थ के अनुसार त्रुटि के अंतर्गत किसी नवीन कार्य को सीखने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं, जिससे कि अधिकांश गलत होते हैं। शिक्षा में उपयोगिता, इसके द्वारा सीखने में बालक आशावादी बनते हैं। इसके द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो स्थायी रहता है। मंदबुद्धि के बालक इसी सिद्धांत से सीखते हैं। यानी क्या कह रहे हैं कि इसमें जब आप बार बार करेंगे तो एक ना एक दिन सफल हो ही जाएंगे। और जो बच्चे मंदबुद्धि बच्चे हैं वो बार बार, जैसे जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको तो एक ही बार में समझ में आ जाता है। कुछ बच्चे जिनकी बुद्धि कम होती है, यानी मंदबुद्धि आप उनको कह सकते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। यह उन त्रुटियों की ओर संकेत करता है जिसमें लाभ उठाया जा सकता है। इसका सीखने की प्रक्रिया में विशेष महत्व है। या गणित, विज्ञान तथा समाजशास्त्र जैसे विषयों में सीखने के लिए विशेष उपयोगी है। शिक्षा में व्यक्ति की भिन्नता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। आयु एवं बुद्धि के सहसंबंध को समझाएं। तो व्यक्तित्व भिन्नता का प्रभाव अधिगम प्रक्रिया तथा उसकी उपलब्धि पर पड़ता है। बुद्धि तथा व्यक्तित्व भिन्नता के आधार है। इसके कारण सीखने की यहाँ पे ये आपका हो जाता है। देख लेते हैं थोड़ा सा, बाकी इसको कल कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तो सीखने की क्रिया प्रभावित होती है। व्यक्तित्व भिन्नताओं के विभिन्न कारक हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित है। इसमें वंशानुक्रम, वातावरण, जाति प्रजाति व देश, आयु व बुद्धि, शिक्षा और आर्थिक दशा, इन सभी जो ये पॉइंट्स हैं इन पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। कहीं पर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं कमेंट करके। और फ्रेंड्स आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं बचा है जो आप लोग टाइम वेस्ट करें। हालांकि हमें पता है आप लोग बहुत समझदार हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते होंगे, सारा टाइम आप लोग पढ़ाई में देते होंगे। क्योंकि क्या होता है कि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है, तो कोई कुछ बताता है आपको, कोई कुछ बताता है। हालांकि जो हम टीचर्स हैं, जितने भी आप लोगों को जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो सब अच्छा ही गाइड करते हैं, है ना। क्योंकि कोई ये नहीं सोचता है कि आप लोगों के साथ बुरा हो। लेकिन कुछ जो आपके आसपास के लोग होते हैं जो आप लोगों के नहीं चाहते हैं कि आप लोग कोर्स करो या इस तरह की, तो उसमें क्या कहते हैं, अरे बहुत ज़्यादा इसमें करना होता है, मत इतना पढ़ो, और होता जाता कुछ नहीं है। तो आप लोगों को क्या डिमोटिवेट बहुत लोग करते हैं। और टीचर्स आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी टीचर्स ऐसा नहीं कि आप हमारे चैनल पे पढ़ रहे हैं तो हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं और बाकी दूसरे डिमोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सब लोग मोटिवेट आप लोगों को करते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और किसी का भी क्लास आप ज्वाइन करें,
लेकिन मेन मकसद क्या है कि आप लोग सक्सेस हों। ठीक है, तो जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो चीज़ें उनको आप लोग सीखें, समझें, किस तरह से पेपर आता है, किस तरह से आपको लिखना होता है, किस तरह से 1 घंटे में 18 क्वेश्चन करने होते हैं, किस तरह 2 घंटे में आपको 40 क्वेश्चंस करने होते हैं। इन सभी चीज़ों पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी कि हम आप लोगों से क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड भी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, और आप कैसे कॉपी लिखी जाती हैं, किस तरह से आप टाइम सेट करें, कितने टाइम में कौन से क्वेश्चन करने, सभी चीज़ें बड़ी बारीकी से हम आपको बताएंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।